नौकरी दो ना भाई, अगर देना ही इतने उदार हो तो नौकरियां दे दो ना, उसके लिए रिजर्वेशन कर दो, उसका हिस्सा दे दो ना। ये कराइए। ये सब क्या होता है? मजहब के नाम पर राजनीति कभी भी अच्छी नहीं। वो सीमांचल जो गरीब है, जो निरक्षर है, जो हर साल फ्लड से प्रभावित होता है, वहाँ बेरोजगारी पलायन सबसे ज़्यादा है। उस क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं उनके पास, कोई योजना नहीं। सबका साथ सबका विकास किस लिए, क्या करने आए थे? एक भय दिखा कर गए, अपने षड्यंत्र बोके गए हैं, और ये उसी के भय को माइनॉरिटी के लोगों को दिखाएंगे, दलितों को दिखाएंगे, देखो मेरा साथ नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये वही भय दिखा के आ गए, एक शब्द तक नहीं बोल सके। माइनॉरिटी के लोग खौफ में जी रहे हैं, दलित खौफ में जी रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं। अभी इनके जड़ों में पानी डालना, इनको सहारा देने का काम किसने किया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमारा किया है। अगर उनके लोग हमको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं तो उनको अपने दामन में खुद झांकना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जिस तरीके से बिहार सरकार ने मुस्लिम का पर्व रमजान पवित्र पर्व माना जाता है, इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं बिहार में सियासत होने लगा। बिहार सरकार के जो कैबिनेट के मंत्री हैं, तमाम लोग सहमति दिए और रमजान पे ऑफिस आवर में बदलाव किया गया, पर बीजेपी के लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस पे भी राजनीति चल रहा है बिहार में। सर, क्या रमजान को लेकर जिस तरीके से ऑफिस टाइम में परिवर्तन किया गया, क्या बिहार में इस पे भी राजनीतिक चल रहा है? देखिए, हम लोग जो रोज़ा रखते हैं वो किसी सरकार के लिए नहीं रखते, हम अपने ईश्वर के नाम पर रोज़ा रखते हैं, उनके आदेश के पालन में रोज़ा रखते हैं। इस वक्त ये तो बहुत कि कहीं जाना, किसी मुस्लिम नेता का जाकर टीका लगा लेना, किसी नॉन मुस्लिम नेता का जाकर टोपी पहनना, ये ओछी गिरी हुई और राजनीति है। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को आज रमज़ान में वो 12 घंटा 13 घंटा रह सकते हैं, 1 घंटा और भी रह सकते हैं। चलिए, उन्होंने दिया, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मुसलमानों को अगर चाहते हैं आप तो उनकी चपरासी में बहाल कीजिए, उनके टीचर्स बहाल कीजिए, उनको नौकरी दीजिए, जिन चीज़ों से उनका सामाजिक, उनका आर्थिक उत्थान हो सके। ये कौन सा स्लोगन हो गया? रोज़ा रखे तो क्या हो जाएगा? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे यहाँ कोई आया मज़ार पर टोपी पहन लेता, क्या हो गया? ज़्यादातर मैं नेताओं को, जो लोग आते हैं नॉन मुस्लिम लीडर्स और मुसलमानों के मज़ार पे आकर टोपी पहनते हैं, वो खुद नहीं टोपी पहनते हैं, उस समुदाय के लोगों को टोपी पहनवाते हैं। और जो मुसलमान जाता भी है और वो टीका लगा लेता है तो वो धोखाबाज है। दो चीज़ हमारे सामने में है, दो बड़े नेता की बात मैं कहता हूँ। गांधी जी ने कभी सौदा नहीं किया अपनी टीकी का, मौलाना आज़ाद ने अपनी टोपी का कभी सौदा नहीं किया, और दोनों अपने धर्म के कट्टर अनुयायी थे, लेकिन दोनों ने समाज में सौहार्द की और विकास की बात करी। आज जितना हक बनता है मुसलमानों को, मैं नौकरी में क्या हिस्सा है, मुस्लिम क्षेत्र में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, आज मदरसा बोर्ड में बहाली क्यों नहीं हो पा रही है, मदरसा के शिक्षकों को तनख्वाह स्कूल के बराबर क्यों नहीं की गई, उनके पेंशन का मामला क्यों नहीं किया गया, उर्दू परामर्शदाता कमेटी में अब तो उसका गठन क्यों नहीं हुआ, हिंदी परामर्शदाता कमेटी का गठन 6 महीने के अंदर में हो जाता है, 6 साल से नहीं हो रहा है। उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बहाल नहीं हुआ पाया। सीमांचल में माइनॉरिटी के लोगों का एक बड़ा समूह रहता है और वहाँ पर उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा पलायन उनका है, नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी और भागीदारी उनकी है, चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा उनके यहाँ है। ये सब सरकार को काम करना चाहिए। ये टोपी पहन लेना, ये रोज़ा के लिए वक्त दे देना, नौकरी दो ना भाई, अगर देना ही इतने उदार हो तो नौकरियाँ दे दो ना, उसके लिए रिजर्वेशन कर दो, उसका हिस्सा दे दो ना। ये कराइए। ये सब क्या होता है? मज़हब के नाम पर राजनीति कभी भी अच्छी नहीं। हम बात करेंगे सीमांचल के इलाके का, जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे और तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं वो भी पहुंचे थे। क्या लग रहा है इस बार सीमांचल का रुख किधर है? क्या महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है, जो केंद्र के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि नीतीश जी दगेबाज हैं, पलटीमार है, इधर से उधर करते रहे, क्या आपको इसका फायदा मिलेगा? लोग कहते नहीं है ये बात, वो भी समझते होंगे। ये है कि वो समय समय पर नहीं, जो हम बीजेपी की परिवर्तन वो बात कर करता रहे है, हैं, वो बीजेपी के वो वो क्या, देखिए बीजेपी को खुद ही होनी चाहिए। अरे भाई, कोई पलटू है, कोई सल्टू है, कोई पलट जाता है, कोई सलट लेता है, दोनों बराबर हो गया ना भाई, दोनों बराबर हो गया। आपने दोबारा उसको सलट भी लिया और वो पलट भी गए, तो दोनों बराबर हैं, उसमें कोई पलटू और सल्टू में कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं। जहाँ तक मामला है सीमांचल का, तो सीमांचल में अमित शाह माने देश के दूसरे नंबर के लीडर, वो गए
वो सीमांचल जो गरीब है, जो निरक्षर है, जो हर साल फ्लड से प्रभावित होता है, वहाँ बेरोजगारी पलायन सबसे ज़्यादा है। उस क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं उनके पास, कोई योजना नहीं। सबका साथ सबका विकास किस लिए, क्या करने आए थे? सिर्फ वही वही डुगडुगी, वही धार्मिक उन्माद, वही समाजी तोड़ जोड़, उसी पर अपना समय करके गए। अरे हम लोग वहाँ एमएलए रहे, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वो एक मैंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक बैठक नहीं कर सके। संघ के लोगों के साथ बैठकर न जाने वहाँ के बारे में क्या क्या मनसूबा बना के चले गए। उसके बाद गए महागठबंधन के लोग, तो लोगों को आशा थी कि जो निराशा हाथ आई थी कि अमित शाह आए केंद्र के मंत्री और यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोले, तो शायद गठबंधन के लोग, उनकी सरकार बनी है और ये सरकार एमआईएम के लोगों को तोड़कर बनी है और ये सरकार गोया सीमांचल के सहयोग से बनी है। तो सीमांचल अब की बार आ रहे हैं, तो सीमांचल का जो पुराना मुतालबा है, मांग है, शायद इस पर कुछ लोग गौर करेंगे। ये लोग सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे, विशेष पैकेज की बात करेंगे, यहाँ की नदियों में जो बाढ़ कटाव की समस्या उस पर बात करेंगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को राशि नहीं मिल पा रही है उसके बारे में बात करेंगे, पटना में हाईकोर्ट के बेंच की बात करेंगे, पूर्णिया में हाईकोर्ट की बेंच की बात करेंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट को ज़मीन देने की बात करेंगे। लेकिन टाई फीस मैंने 23 तारीख को ही, ये लोग 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली थी, मैंने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवगत करा दिया था। ये आ रहे हैं, एक भय दिखा कर गए, अपने षड्यंत्र बोके गए हैं और ये उसी के भय को माइनॉरिटी के लोगों को दिखाएंगे, दलितों को दिखाएंगे, देखो मेरा साथ नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये वही भय दिखा के आ गए, एक शब्द तक नहीं बोल सके। तेजस्वी जी ने खुद अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करूंगा। क्यों नहीं याद आया आपको मामला? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब ये न्याय के साथ विकास, उस इलाके के साथ इतना अन्याय हुआ है, वहाँ के लोग टैक्स देते हैं, वोट भी देते हैं, वोट से सरकारें बनती हैं, टैक्स से विकास की योजनाएं होती हैं। तो पटने में आप देख लीजिए, पिछले 15 साल में कोई आदमी आया तो पटने को देखकर भौचक रह जाएगा, है ना। फ्लाईओवर बन रहा है, गंगा के किनारे सड़क बन रही है, मेरिन ड्राइव बन रहा है और गंगा पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बन रहा है। अभी 2800 करोड़ से वहाँ राघोपुर को जोड़ने के लिए, छपड़ा को जोड़ने के लिए 3000 करोड़ से 6 लेन का ब्रिज वो हो गया। और हमारा वो सीमांचल 40-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो पुल नहीं है साहब, वहाँ के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? मामला ये है कि कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी सीमांचल के बारे में किसी को भी चिंता नहीं है। बिहार में आज माइनॉरिटी के लोग खौफ में जी रहे हैं, दलित खौफ में जी रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना, मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे, अभी पिछले 23 तारीख को आप देखेंगे मॉब लिंचिंग हुई, किसकी हुई? यहाँ पर बाबर की हुई, गया में एक नौजवान फैयाज की मॉब लिंचिंग हुई समस्तीपुर में, गोश्त के नाम पर नसीम कुरैशी की हो गई, 2 मासूम मुस्लिम बच्चियों का रैप हो गया। साहब क्यों नहीं सरकार का अब तक बयान आया कि स्पीडी ट्रायल चलाकर इन लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी? इस तरह की कोई बात नहीं हो पा रही है और सिर्फ लाम का डर दिखाकर, भय दिखाकर ये राजनीति न देश के लिए अच्छी है, न उन पार्टियों के लिए अच्छी है, न बिहार के भविष्य के लिए अच्छी है। बिहार का निर्माण करना है तो सबका साथ सबका विकास नारा नहीं होना चाहिए, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़मीन पर उसको ईमानदारी के साथ उतारना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी सत्ता में हैं, सत्ता का जो भी सुख भोग रहे हैं, वो इस राज्य के लोगों के खून और पसीने की कमाई। वो बेचारे गरीब लोग, बड़े लोगों को तो कुछ सुख मिल भी जाता है, लेकिन गरीबों को तो कोई सुख नहीं मिल पाता, उनके बारे में चिंता किसी को नहीं है। और एमआईएम इन्हीं मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पर कहीं ना कहीं आप लोगों को बी टीम बताया जा रहा है। कौन क्या कहता है उसकी हम परवाह नहीं करते। मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ जो इंसान है वो ये कहता है कि इन लोग ए टीम और बी टीम कहते हैं। आज ये जदयू के साथ खुद बैठे हुए हैं। ये बताएं कि 2002 में जब गुजरात कट रहा था, जल रहा था, माननीय नीतीश कुमार जी किन के साथ थे? अगर रेल मंत्री होने की हैसियत से जांच करवा दिए होते तो वो अफवाह रुक जाती और वो कटने से लोग बच जाते। बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, किन के साथ थे बैठे हुए? कि ये लोग कब एनआरसी हुआ मुसलमानों के खिलाफ, एनपीआर को मुसलमान घुसपैठियों के खिलाफ माना गया, तलाक का बिल आया, किन के साथ बैठे हुए थे? और फिर अभी बिहार में अगर 2005 में बीजेपी को सहारा नहीं देते तो क्या आरएसएस और बीजेपी इतना कदम जमा पाती? इतने जो कांटेदार झाड़ियाँ उग गई हैं आज बिहार में, इनके जड़ों में पानी डालना, इनको सहारा देने का काम किसने किया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमारे किया है। अगर उनके लोग हमको बीजेपी बी टीम बोलते हैं तो उनको अपने दामन में खुद झांकना चाहिए।
उनको खुद दामन में झाड़ना चाहिए अपने। तो ये एआईएमआईएम के जो विधायक हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पे सीमांचल को लेकर दर्द दिख रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो गए हैं, गृह मंत्री हों या फिर महागठबंधन के लोग, पर सीमांचल के इलाकों के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल पटना में ही विकास दिख रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।